साथियों नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स पेपर रिवीजन श्रृंखला में आज हम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा राजनीति विज्ञान जो 15 दिसंबर 2018 को आयोजित हुई थी को हल करेंगे। साथियों इसमें राजनीति विज्ञान के कुल 70 प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्वस्थ लोकमत के निर्माण में कौन सी एक बाधा है। साथियों स्वतंत्र मीडिया, लोकतांत्रिक सरकार, राजनीतिक दल ये सभी स्वस्थ लोकमत के निर्माण में सहायक भूमिका निभाते हैं, सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। और नागरिक उदासीनता ये स्वस्थ मत लोक के निर्माण में एक बाधा है। तो हमारा विकल्प सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दबाव समूह कार्य नहीं। अपने हितों की समृद्धि के लिए चुनाव लड़ना। तो साथियों अपने हितों के समृद्धि के लिए चुनाव लड़ने का कार्य जो है वो दबाव समूहों का नहीं बल्कि राजनीतिक दलों का है। जबकि अपने अनुकूल अभ्यर्थियों को निर्वाचित करने में सहायता प्रदान करना, अपने उद्देश्य की संसिद्धि के प्रयोजन से विधायकों की सहायता लेने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान करना, जनमत को प्रभावित करने तथा उनका समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करना, ये तीनों ही कार्य जो है आपके दबाव समूह के हैं। लेकिन चुनाव लड़ना दबाव समूह का कार्य नहीं है। दबाव समूह कौन एक अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करता है। साथियों एसी फाइनर आप जो है दबाव समूह को अज्ञात साम्राज्य के रूप में परिभाषित करते हैं। डुवर्जर के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण में कौन शामिल नहीं है। साथियों डुवर्जर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल पार्टीज में इसके संगठन के 4 आधार बताए थे, जिसमें पहले गुट सेना यानी काकस, कोशिका दल यानी सेल पार्टी, मिलिशिया यानी कि नागरिक सेना और ब्रांच पार्टी यानी शाखा दल की बात कही थी। लेकिन ओलार्गी की यह गुट तंत्र जो है डुवर्जर के संगठनात्मक संरचना के विश्लेषण में नहीं आता है। राजनीतिक दल देश में अधिनायक से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। उपर्युक्त कथन राजनीतिक दलों के संबंध में हेराल्ड लास्की का है। कौन सा राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित नहीं है। साथियों कार्ल ड्रायस संबंधित हैं, जीन ब्लोंडेन संबंधित हैं, रिचर्ड स्नाइडर संबंधित हैं। बेंजामिन स्वॉर्ड जो है वो राजनीतिक संचार सिद्धांत से संबंधित नहीं है। किसने कहा है राजनीतिक मूल्यों का अधिकार, राजनीति अधिकारों का मूल्य। साथियों फिर से देख लीजिए, किसने कहा है राजनीति मूल्यों का अधिकारी का आवंटन है। तो उपयुक्त कथन साथियों डेविड ईस्टन का है। डेविड ईस्टन राजनीति को मूल्यों का अधिकारी का आवंटन मानते हैं। यहाँ पे जो अगला प्रश्न है इसमें यह देखना है कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं। मोश का द रूलिंग क्लास सही है। सी राइट मीन्स पावर इलीट सही है। बॉटो में मोर इलीट एंड सोसाइटी यह भी सही है। दी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की अर्थात अल्पतंत्र का लोह नियम मिशेल्स का है, शुम्पीटर का नहीं है। तो विकल्प डी आपका बिल्कुल गलत है। हमारा आंसर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्यों से नहीं जुड़ा। साथियों संघ राज्यों से संबंधित आपके राजमन्नार समिति, पश्चिम बंगाल सरकार का मेमोरेंडम, पुंछी आयोग ये सभी संबंधित। जबकि तारकुंडे समिति का समिति निर्वाचन सुधार से है, राज्य केंद्र संबंधियों से नहीं है। भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है। साथियों केरल में स्थानीय शासन के लिए ओम्बुड्समैन है। निम्नलिखित में से कौन एक भारत में कैबिनेट का सदस्य नहीं था। साथियों स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। सर जॉन साइमन इसके सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। साथियों इसमें जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, सदस्य के रूप में नहीं थे। जबकि मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सर अली इमाम ये तीनों सदस्य के रूप में थे। जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव थे, सदस्य के रूप में नामांकित नहीं थे। भारत में खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस देश से जुड़ा है, संबंधित है। साथियों तुर्की
से संबंधित है और ये तुर्की के जो खलीफा थे उनके समर्थन के लिए खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। हंटर कमेटी किससे संबंधित था? हंटर कमेटी का संबंध जलियांवाला बाग के हत्याकांड से था और इसका अन्वेषण करने के लिए इसका गठन किया गया था। कौन सा सुमेलित नहीं है? फंक्शनल पॉलिटिक्स इन इंडियन स्टेट, ये पॉल आर ब्राइस की रचना है। इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेट, ये सेनिंग हैरिसन की है। द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये पुस्तक अमर्त्य सेन की है। टेकिंग राइट सीरियसली, ये रोनाल्ड डवर्किन की रचना है। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। आइडिया ऑफ जस्टिस अतुल कोहली की रचना नहीं बल्कि अमर्त्य सेन की रचना है। भारत में सामान्य निर्वाचन हेतु एक निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है। साथ ही भारत में निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में कोलेजियम प्रणाली जुड़ी हुई है। कोलेजियम प्रणाली भारत में न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। तो हमारा उत्तर सी सही है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 की अध्यक्षता किसने की थी? साथियों, ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में जिसका गठन किया गया था कि अध्यक्ष एम ए अंसारी थे और एम एन अंसारी के नेतृत्व में ही मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू कमेटी का गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। लेकिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता के अध्यक्ष डॉक्टर एम ए अंसारी थे। भारत के संविधान के भाग 4A में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की संख्या, साथियों वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। किसके वर्णन में कहा गया था कि मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते हैं। साथियों ग्रेनवेल एस्टिन का मानना था कि आज़ाद, नेहरू, पटेल और राजेंद्र प्रसाद सभा के अंदर एक कुलीन तंत्र का निर्माण करते थे। तो हमारा आंसर है ग्रेनवेल ऑस्टिन, विकल्प डी बिल्कुल सही है। किसने भारतीय प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संबंध में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना? साथियों अतुल कोहली ने भारतीय प्रजातंत्र को प्रजातंत्र के वैश्विक विचार के संदर्भ में अपेक्षाकृत सफल उदाहरण माना है। भारत में संसद ने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज कानून पारित किया। साथियों ये 1996 में पारित किया गया है। भारत में लोकायुक्त की संख्या को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन? साथियों ये लोकायुक्त की संस्था है ना कि संख्या है, इसमें गलत प्रिंट हो गया है। तो पहला राज्य आपका महाराष्ट्र था और 1971 में महाराष्ट्र ने लोकायुक्त की स्थापना की थी। भ्रष्टाचार निरोधक समिति के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार निरोधक समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक कैबिनेट कमेटी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है? साथियों कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। जन शिकायत का निदेशालय कब अस्तित्व में है? साथियों 1988 में डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस अस्तित्व में आया है। यह मेरे लिए बड़ी चिंता है कि इस देश में सबसे पहले प्रशासनिक सदाचार, दूसरी दक्षता और तीसरे क्रम में अर्थव्यवस्था हो तो इस वातावरण में हम एक ज़्यादा सुखी समाज का निर्माण कर सकेंगे। यह कथन किसका है? उपर्युक्त कथन साथियों डॉक्टर एस राधाकृष्णन का है। सिटीजन चार्टर सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया? साथियों सिटीजन चार्टर लागू करने वाला सर्वप्रथम देश यूके है। किस प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री का सचिवालय नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय कर दिया गया था? साथियों मोरारजी देसाई के समय में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम बदलकर प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो आइए देखते हैं साथियों इसमें पूछा गया है कि वर्ष 1991 में, तो 1991 आपकी आर्थिक नीति से संबंधित है। 1978 साथियों ये 1978 ने जबकि 77 होना चाहिए था, अशोक मेहता समिति है। 2009 में आपका शिक्षा का अधिकार लागू हुआ और 2005 में सूचना का अधिकार। और इसके आधार पे अगर आप देखें तो विकल्प आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान की कौन सी धारा राज्य को लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का निर्देश देती है? तो साथियों, सामाजिक कल्याण का जो प्रावधान है वो आपके आर्टिकल नंबर 38 में कहा गया है कि जो है राज्य जो है लोगों के कल्याण की वृद्धि के सुनिश्चित करेगा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकार के विचारार्थ कितने रिपोर्ट रखे हैं? साथ ही 15 रिपोर्टें ACR में रखी गई थी। सेकंड ACR में 15 रिपोर्टें संबंधित हैं। 2012 भारतीय प्रजातंत्र के इतिहास में परिभाषित करने वाले वर्ष के रूप में जाना जाएगा। यह एक ऐसा वर्ष था जिसमें नागरिक मुख्य केंद्र में आए तथा उन्होंने पहले से चली आ रही मूक बहुमत की मिथक को तोड़ दिया। यह कथन किसका? साथियों, उपयुक्त कथन विनोद राय का है। भारत की सरकार ने कब अंकेक्षण को लेखा से अलग करने का निर्णय लिया? साथियों, वर्ष 1976 में भारत की सरकार ने अंकेक्षण से लेखा को अलग कर दिया। किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में परिभाषित किया? तो MP फॉलेट ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पांस के रूप में परिभाषित किया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया? साथियों, एंटनी D स्मिथ ने भारत को बहुकेंद्रिक राष्ट्रवाद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कब आया था? साथियों, ये कोरिया संकट के समय आया था और 3 नवंबर 1950 को ये पारित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र का नवीनतम सदस्य साउथ सूडान है। आसियान 3 क्या है? आसियान +3 चीन, जापान तथा दक्षिण कोरिया है। निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट, ये सभी जो है गैर परंपरागत के अंतर्गत आते हैं। बान की मून संयुक्त राष्ट्र के महासचिव निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? साथियों, बान की मून दक्षिण कोरिया से संबंधित हैं। किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया? साथियों, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और ईरान, इन चारों विकल्पों में से ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किया है, जबकि भारत, पाकिस्तान तीनों ने हस्ताक्षर नहीं किया। भारत के किस प्रधानमंत्री ने अफ्रीका फंड कोर्प की स्थापना की? साथियों, राजीव गांधी ने अफ्रीका फंड कोर्प की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी विचारक नहीं है? साथियों, केनेथ वाल्टेज यथार्थवादी विचारक हैं, मार्गेंथाउ यथार्थवादी विचारक हैं, हेनरी किसिंजर भी यथार्थवादी विचारक हैं, अल्फ्रेड जीमर्न ये यथार्थवादी विचारक नहीं हैं। यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं और उनसे संबंधित लेखक कौन सी सुमेलित नहीं है, आइए देखते हैं। न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी, ये अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस, अप्पा दोराई की है। द मेकिंग ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जे बंदोपाध्याय की। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया ए बुक ऑफ रीडिंग, ये बिमल प्रसाद की पुस्तक नहीं है। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है। बुराई की धुरी मुहावरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस देशों के समूह के लिए किया गया है? साथियों, ईरान, इराक और उत्तर कोरिया के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने बुराई की धुरी के रूप में मुहावरा प्रयोग किया था। जैव राजनीति की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? तो जैव राजनीति की अवधारणा फूको ने प्रस्तुत किया था। सभ्यताओं का टकराव का विचार सबसे पहले किसने प्रयोग किया? साथियों, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन सैमुअल P हंटिंगटन की अवधारणा है। राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता के सिद्धांत के प्रतिपादक ग्रामसी हैं। कानूनी तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया गया है, तो A.V. डाइसी इंग्लैंड के विधिवेत्ता हैं, उन्होंने कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया है। प्लेटो की दार्शनिक शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सम्मिलित नहीं? साथियों, आयोग ने इसका आंसर बी माना था, यानी बीजगणित। मैं उस वर्ग से आता हूं जो प्रजातंत्र पे सभी प्रकार एवं आकार के एकाधिकारवाद को समाप्त करने का पक्षधर है।
अंबेडकर ने निम्न में से किस अवसर पर यह वक्तव्य दिया था? साथियों, गोलमेज सम्मेलन के समय में अंबेडकर ने यह वक्तव्य दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम एन राय द्वारा नहीं लिखी गई? साथियों, इंडिया इन ट्रांजिशन, ये एम एन राय की पुस्तक है। इंडियाज प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन, यह भी एम एन राय की पुस्तक है। 1 ईयर ऑफ नॉन कोऑपरेशन, यह भी। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त की पुस्तक है, एम एन राय की नहीं है। गांधी के हिंद स्वराज में कितने अध्याय? साथियों, गांधी के हिंद स्वराज में 20 अध्याय हैं और वर्ष 1908 में गांधी जी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। जो राजाओं का अनादर करते हैं उन पर दैवी सजा होती, यह कथन किसका? साथियों, यह कथन कौटिल्य का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। साथियों, यहाँ पे सूची में पुस्तकें हैं और सूची 2 में इसके लेखक हैं। लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, ये माइकल सैंडल की रचना है। द सोर्सेज ऑफ द सेल्फ, चार्ल्स टेलर की रचना है। द स्फीयर ऑफ जस्टिस, स्फीयर ऑफ जस्टिस साथियों आपकी माइकल वाल्जर की रचना है। आफ्टर वर्च्यू, ये एली शेडेयर मैकेंटायर की रचना है। तो इसको अगर आप मिलान करेंगे तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। रूसो द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? साथियों, जनतंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र, सभी अभिजात तंत्र रूसों के उसमें संबंधित नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमताओं के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति की उसके आवश्यकताओं के अनुसार, यह कथन कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक में दिया है? साथियों, कार्ल मार्क्स ने द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में इसका वर्णन किया था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार और प्रत्येक को इसकी कार्य उसकी क्षमताओं के अनुसार लिया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस पुस्तक में हेगल लिखता है कि बौद्धिक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है? साथियों, ये फिलॉसफी ऑफ राइट नामक पुस्तक में हेगल लिखता है। और मैं पीटर हूँ जिसने स्वामी की अवहेलना की, यह कथन है जॉन स्टुअर्ट मिल का। युद्ध और तूफान पढ़ने के लिए सर्वोत्तम होते हैं, परंतु सहन करने के लिए शांति और स्थिरता ही श्रेष्ठतर है। यह किसने लिखा? ये लिखा है बेंथम ने। बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक हैं। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का यात्रा है, ये अवतरण है, ये हीगल का कथन है। साथियों, यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं, उनको मैच करना है। आइए देखते हैं। ईमाइल किसकी रचना है? साथियों, ईमाइल जो है आपकी रूसो की रचना है। द आर्ट ऑफ वार मैकियावेली के है। सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, साथियों सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन आपकी हाब्स की रचना है, सॉरी लाक की रचना है। और डी हुमायून आपकी हाब्स ने लिखी है। तो ऐसे मिला लीजिए, ईमाइल, रूसो, डी हुमायून, हॉब्स, द आर्ट ऑफ वार मैकियावेली और सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन हॉब्स। निम्न में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? साथियों, शिकागो स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई है, क्योंकि अब व्यवहारवाद का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधित्व का मॉडल नहीं है? तो आदिम मॉडल प्रतिनिधित्व का कोई मॉडल नहीं है, जो कि प्रदत्त, प्रतिरूप, जनादेश मॉडल हैं। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास को निम्न में से किस बिंदु के माध्यम से प्रकट नहीं किया? साथियों, हंटिंगटन ने अनुकूलन, स्वायत्तता, संसक्तता, इन तीनों के माध्यम से व्यक्त किया, लेकिन लोचशीलता उसमें सम्मिलित नहीं था। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की विशेषता नहीं है। साथियों, लुसियन पाई ने समता, क्षमता, विभेदीकरण की विशेषता बताई, लेकिन न्याय उनके राजनीतिक विकास में संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है? तो विधि का शासन, मौलिक अधिकारों का प्रावधान, राजनीतिक शक्तियों का विभाजन, ये सब उदार लोकतंत्र के लक्षण है, लेकिन प्रतिबद्ध नौकरशाही उदार लोकतंत्र का लक्षण नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सा प्राथमिक कार्य नहीं? तो साथियों, राजनीतिक व्यवस्था के प्राथमिक कार्य आपके हैं हित अभिव्यक्तिकरण, हित संचयीकरण, हित वृद्धि, लेकिन
हित वृद्धि जो है ये आपका प्राथमिक कार्य नहीं है, जबकि राजनीतिक संचार, हित संचयीकरण और हित अभिव्यक्तिकरण सभी प्राथमिक कार्य हैं। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, राजनीति की हराज की अवधारणा इस नाम के साथ संबंधित है। पॉलिटिकल डीके जो है वो सैमुअल पी हंटिंगटन की अवधारणा है। और इसी के साथ साथियों यह वीडियो हमारा समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने कुल 70 प्रश्न हल किए हैं। साथियों यह वीडियो हमारा कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।